रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस बेसिकली जो स्टेनोसिस है वो वर्ड हमारे पास वर्डली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास बताता है कि देयर इज़ एनी काइंड ऑफ नैरोइंग, देयर इज़ एनी काइंड ऑफ ऑक्लूजन और लाइक हार्डनिंग ऑफ द वाल्व ऑफ हार्ट। माइट्रल स्टेनोसिस अब हमारे पास होती क्यों कह रहे हैं? माइट्रल स्टेनोसिस में जो एरिया है बिटवीन द माइट्रल वाल्व्स वो डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज हमारे पास क्यों हो रहा है? उसकी हमारे पास जो मेजर रीज़न है वो है माइट्रल स्टेनोसिस की, वो है रियोमैटिक हार्ट डिजीज़। रियोमैटिक हार्ट डिजीज़ एक हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द हार्ट होती है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लें। रियोमैटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। इन्फ्लेमेशन का हमें पता है मैकेनिज्म। इन्फ्लेमेशन के बाद कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन विल लीड इनटू द फाइब्रोसिस दैट रिजल्ट इन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्व। ठीक है, अब हमारे पास है कि माइट्रल स्टेनोसिस में जो माइट्रल वाल्व है उसका बेसिकली नॉर्मल डायमीटर होता कितना है, जो हम कह रहे हैं कि स्टेनोसिस हो रहा है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हमने ना इसको कहा है कि हमारा जो वाल्व है उसका साइज़ कम हो रहा है। तो जो नॉर्मल डायमीटर ऑफ माइट्रल वाल्व होता है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब हमारे पास इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना शुरू होता है तब तक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। लेकिन जब ये 2 सेंटीमीटर से फर्दर डिक्रीज होना शुरू होता है, लाइक अब इट विल कम अबाउट 1 मिलीमीटर स्क्वायर देन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो पेशेंट है वो सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब जो है माइट्रल स्टेनोसिस में होता बेसिकली क्या है कि मैंने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग डिपेंड्स ऑन द लेफ्ट एट्रियल कंट्रैक्शन। माइट्रल वाल्व जो है जब स्टेनोज हो जाएगा तो वेंट्रिकल में आने वाला जितना भी ब्लड है वो डिपेंडेंट होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, कि जितना ज़्यादा फोर्सफुली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्सफुली वो ब्लड इजेक्ट कर सकेगा इनटू द वेंट्रिकल्स। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो डिपेंडेंट होगी लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने एक हाइपोथेटिकल हार्ट बनाया है, इसके अंदर ये मैंने पॉइंट शो किया कि हमारे पास माइट्रल वाल्व और इसके ना स्टेनोसिस हुई हुई है। ठीक है, अब माइट्रल वाल्व की जब भी स्टेनोसिस है इसका मतलब ये है कि जो वाल्व है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पा रहा। कम्प्लीटली ओपन ना होने की वजह से जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर मौजूद ब्लड है वो टोटली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इजेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, जब वो टोटली इजेक्ट नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर अगर फर्ज करें फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है और उसने 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इजेक्ट करना है, तो इस स्टेनोसिस की वजह से ओनली जो 20 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है ना वो मूव ऑन कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग 80 मिलीलीटर है वो किसके अंदर होगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस ब्लड को काफ़ी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सके। वो इस ब्लड को सिर्फ उतनी देर तक होल्ड करता है जब तक कि माइट्रल वाल्व में ओपन हो और जो इसका ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर मूव ऑन कर जाए। ठीक है, अब क्या होगा जब माइट्रल स्टेनोसिस है लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है ना प्रेशर ब्लड का राइज करना शुरू करेगा और वो जो है ना इजेक्ट करेगा प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, जब लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो चूंकि हार्ट के अंदर मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम इज अ मसल फाइबर, जितना ज़्यादा मसल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा उतनी ज़्यादा मसल जो है ना अपने आप को रिमॉडल करेगा। रिमॉडलिंग का मतलब ये होगा कि वो हाइपरट्रॉफी की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर राइज हुआ, लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर जो राइज है वो वॉल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। वॉल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो जो नॉर्मल मायोकार्डियम थी, नॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम की डायलेशन हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ्ट एट्रियम की अब जब हाइपरट्रॉफी हो गई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड ज़्यादा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर मौजूद ब्लड है वो फोर्स अप्लाई करेगा ओवर द माइट्रल वाल्व। ठीक है, कि जितनी अब जाहिरी बात है ओवरलोड हो गया, इसका मतलब ये है कि जब ये ओवरलोड हो जाएगा ये एक्स्ट्रा जो है ना प्रेशर अप्लाई करेगा ओवर द माइट्रल वाल्व कि किसी तरह माइट्रल वाल्व खुले और हम जो है ना बाहर जाएं। जैसे एक डैम होता है ना, डैम का आगे वाला अगर डोर क्लोज हो तो जो वाटर है वो वहाँ पे मौजूद रहता है, लेकिन जैसे एकदम हम डैम ओपन का डोर हटा दें, डैम को खोल दें, तो जो वाटर है वो रश करके आता है एकदम से ना अपने फ्लो में। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो डैम का ये दरवाज़ा है माइट्रल वाल्व, ठीक है, डैम की जो ओपनिंग है वो माइट्रल वाल्व है। अब जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड मौजूद है, वो इंतज़ार कर रहा है कि जैसे डैम का डोर ओपन हो, जैसे माइट्रल वाल्व ओपन हो, वो रश करके मूव कर जाए टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन चूँकि यहाँ पे स्टेनोसिस है तो इतना ज़्यादा ब्लड जितना रिक्वायर्ड है उतना मूव ऑन नहीं करेगा। अब यहाँ से हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कि इसमें मर्मर्स किस तरह प्रोड्यूस हो और मर्मर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्या होगा कि जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर गया है, इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि S1 और S2 जो हार्ट साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि S1 हार्ट साउंड क्या होती है और S2 क्या होती है। S1 हमारे पास तब प्रोड्यूस होती है जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है। ठीक है, यानी कि वो दोनों बंद होते हैं। S2 हमारे पास तब प्रोड्यूस होते हैं जब एओर्टिक और जो पल्मोनरी वाल्व्स है ना उनका क्लोजर होता है।
अभी हम डील करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, तो हम बेसिकली फिलहाल माइट्रल वाल्व को डील करें तो हम मूव ऑन करते हैं S1 की तरफ। अब मैं आपको S1 की पैथोलॉजी बताने लगी हूँ। नॉर्मली वो प्रोड्यूस होती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से, एक नॉर्मल रिदम में उसकी एक नॉर्मल साउंड होती है। पिक्चर की तरफ S1 जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है कि जो ये माइट्रल वाल्व है ना इसकी क्लोयर होगी, ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व की क्लोयर होगी तो हमारे पास S1 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, S1 क्या है कि बेसिकली वाल्व ने बंद होना है, वाल्व बंद होगा, S1 प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ये वाल्व है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड हुआ है बाय द लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि इसकी स्टेनोसिस की वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा रेस कर गया है, तो जो ब्लड है वो फोर्स अप्लाई करे ओवर द माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व के ऊपर जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो माइट्रल वाल्व को जितनी ज़्यादा ये फोर्स अप्लाई कर रहा है उतनी ज़्यादा फोर्सफुली जो है बंद होना पड़ेगा, अपने आप को क्लोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट हार्ट साउंड है S1 है वो लाउड आएगी। लाउड आने की अब हमें वजह क्या पता चली, लाउड क्यों आएगी कि जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स डायलेशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरट्रोफी। तो ये ब्लड प्रेशर अप्लाई करा ओवर द माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके क्लोज होना पड़ेगा। जब वो फोर्स अप्लाई करके क्लोज होगा तो इट विल रिजल्ट इन लाउडर S1। यहाँ से हमें पता चल गया S1 लाउड हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दूसरा फेस क्या होगा, अब S1 तो हमारे पास लाउड आ गई, माइट्रल वाल्व ओपन हो गया, माइट्रल वाल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अब जब माइट्रल वाल्व ओपन होगा, लाइक जब हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होंगे, S2 प्रोड्यूस होने लगेगा। जो वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम होगा, डायस्टोलिक टाइम होगा। जैसे ही वह वाल्व ओपन होगा, हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम की वजह से जो ब्लड है वो रश करके आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हमारे पास टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो हो जाएगी। जैसे मैंने भी आपको डैम की एग्जांपल दी थी कि डैम का एकदम जब हम हिंड्रेंस जो है डैम की पानी के आगे जो हिंड्रेंस है उसको हटा देंगे तो जो वाटर है वो विल रश फोर्सफुली इनटू द इट्स पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, वो अपने पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मूव करेगा और जब वो मूव करेगा तो उसका फ्लो स्टार्ट में क्या होगा, टर्बुलेंट, और फिर द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, लैमिनार हो जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड एकदम फोर्सफुली मूव ऑन करेगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल तो यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग स्नैप प्रोड्यूस होगी। एक ओपनिंग स्नैप का मतलब ये है कि एक प्रेशर अप्लाई हुआ, टर्बुलेंस लॉ ऑफ द ब्लड की वजह से एक पानी के शोर की आवाज़ प्रोड्यूस होगी जो कि ओपनिंग स्नैप होगी और ये क्लोज होगी टू द S2। S2 जो है वो एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व की क्लोयर की वजह से हो रही है। ठीक है, इसका मैं आपको एक पिक्चरल डायग्राम भी दिखा देती हूँ। उससे पहले ये हमारे पास जो था ना, जब माइट्रल वाल्व ओपन होगा तो ये हमारे पास क्या था, डायस्टोलिक फेज था। डायस्टोलिक फेज जो है ना वो बेसिकली फिलिंग फेज ऑफ द हार्ट है। ठीक है, जब फिलिंग फेज होगा तो एकदम जब ब्लड रश करके अंदर आएगा टर्बुलेंट फ्लो से, जब अपना लैमिनर फ्लो मेंटेन करेगा तो यहाँ पे एक मरमर प्रोड्यूस होगा जो कि मिड डायस्टोलिक मरमर कहलाएगा। डायस्टोल के मिड में, डायस्टोल कब स्टार्ट होता है, जब माइट्रल वाल्व ओपन होने लगता है। जब माइट्रल वाल्व ओपन होगा तो एकदम जो है, यहाँ पर हमारे पास वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है S1 देन S2 एंड देन S1। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास S1 होगी, क्लोयर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, तो हमारे पास सिस्टोलिक फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्लड है वो पंप करके आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर एंड देन S2 प्रोड्यूस होगी, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स क्लोज होंगे और जो है ना डायस्टोलिक फेज जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने ये बताया कि जब हमारे पास ब्लड रश करेगा लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से इनटू द वेंट्रिकल्स, और माइट्रल वाल्व को क्लोज होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब माइट्रल वाल्व बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से जो हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड आएगी। ये मैंने शो किया कि लाउडनेस ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड हुई। ठीक है, और सेकेंड हार्ट साउंड के नियर हमारे पास क्या होंगी, ओपनिंग स्नैप। इसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि जब एकदम इतना ज़्यादा प्रेशर ऑफ द ब्लड मूव ऑन करेगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल तो हमारे पास एक टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द ब्लड की वजह से ओपनिंग स्नैप आएगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर। टर्बुलेंट जो फ्लो है जब वो अपना लैमिनर फ्लो अटेन करेगा तो हमारे पास एक मिड डायस्टोलिक मरमर आएगा जिसकी इंटेंसिटी पहले तो कम होगी और उसके बाद एकदम ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रीसेंडो एंड डिक्रीसेंडो मरमर। मिड डायस्टोलिक मरमर हमारे पास प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो है ना फर्स्ट हार्ट साउंड फिर से लाउड होगी क्योंकि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पॉइंट पहले पढ़ा था कि डायलेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड हाइपरट्रोफी हो रही है, इसके रीज़न यही है कि जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइज होगा तो जो लेफ्ट एट्रियम के मस्कुलर वॉल है वो अपने आप को मॉडलाइज करेगी। जब मॉडलाइज करेगी तो हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब हमारे पास बात जो है ना वो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने के बाद बैकवर्ड जो प्रेशर है
पल्मोनरी वेसल्स के अंदर उस तक पहुंच गई है। पल्मोनरी वेसल्स के अंदर जब ब्लड स्टेगनेट करना शुरू करेगा तो हमारे पास एट दी एंड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ जाने के बाद पल्मोनरी वीनस कंजेशन हो जाएगी। पल्मोनरी वीनस कंजेशन जो आगे हमारे पास सिम्पटम्स का फीचर्स अब हमारे पास आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास पहले है ब्रेथलेसनेस की वजह मैंने अभी आपको रीज़न अभी बताई कि जब लेफ्ट एट्रियल का प्रेशराइज करेगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशराइज करेगा तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड यानी कि जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड स्टेगनेट करना शुरू करेगा। जब ब्लड की स्टेसिस होगी तो यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी एडीमा होगा। पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से चेस्ट टाइटनेस होगी। चेस्ट टाइटनेस की वजह से ब्रेथलेसनेस की फेज़ आ जाएगी। फटीग क्यों होगा? क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड टोटली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पंप नहीं हो पा रहा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पंप नहीं होगा तो जितनी कंसनट्रेशन बॉडी की रिक्वायर्ड है ब्लड की वो फुलफिल नहीं होगी, यानी कि लो कार्डिक आउटपुट होगा। एडीमा इन एसाइटिस ये होता है इस बेसिकली जब लो कार्डिक आउटपुट होता है तो हमारे पास बॉडी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। उसकी वजह से हमारे पास एसाइटीज़ एंड एडीमा जो है ना वो क्रिएट होता है। पैल्पिटेशन यही है कि एट्रिया अपने जो वेंट्रिकल्स है वो अपने रेट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट की वजह से जो वेंट्रिकल्स है वो रैपिडली बीट करेंगे और जो है ना पेशेंट पैल्पिटेशन की स्टेट में होगा। हीमोटाइसिस यहाँ पे रीज़न ये है कि जो लंग है उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी तो कफ के अंदर हमारे पास ब्लड होगा। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यहाँ पे क्यों हो रही है? जब भी कहीं पे ब्लड रुकता है ज़्यादा देर के लिए अपने नॉर्मल फ्लो से तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वहाँ पे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाएंगे, कोएगुलम फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उस क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो क्लॉट जब वेसल के अंदर मूव करेगा तो वो कहीं भी जाके एम्बोलस की फॉर्म में मूव ऑन करेगा। एम्बोलस की फॉर्म में मूव ऑन करने के बाद किसी भी वेसल में जाके मोस्टली एट द बाइफर्केशन ऑफ द वेसल जो है ना उस वेसल को ब्लॉक करेगा तो ब्लड सप्लाई जिस एरिया की होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन। ये सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट हमें बताएगा या पेशेंट के जो अटेंडेंट होंगे वो हमें बताएंगे। टुवर्ड्स द साइंस हमने बताया कि ऑस्कल्टेशन के ऊपर हमें क्या मिलेगी, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगी। इसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी। ओपनिंग स्नैप आएगा, मेटास्टोलिक मरमर आएगा। इसके अलावा जो है हमें ऑस्कल्टेशन पे ही क्रैपिटेशंस मिलेंगे। पल्मोनरी एडीमा जो है ना वो हमें चेस्ट एक्सरे के ऊपर नजर आएगा। पल्मोनरी एडीमा इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी किस्म की कार्डिक डिजीज़ में वो ECG होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के रीज़न बेसिकली यही है कि जो ब्लड है वो स्टेगनेट कर रहा है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर राइज कर रहा है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड का प्रेशर राइज करेगा तो एट द एंड जो रिजल्ट है वो हमारे पास हाइपरट्रोफी होगा। और ECG के अंदर हमारे पास टॉल आर वेव्स आएंगी क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से जो हमारे पास आर वेव है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। देन हमारे पास जो और फाइंडिंग्स हैं वो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आएंगी कि हमें वहाँ से पता चल रहा होगा कि जो लेफ़्ट एट्रियम है उसकी एनलार्जमेंट हुई भी है, पल्मोनरी कंजेशन नज़र आएगी। अब हार्ट के अंदर हार्ट के किसी भी वाल्व का कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है वो इकोकार्डियोग्राफी होती है। इकोकार्डियोग्राफी से हमें थिक एंड इमोबाइल कस्प नज़र आएंगे, वाल्व के रिड्यूस वाल्व एरिया नज़र आएगा, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम और रिड्यूस डायस्टोलिक फिलिंग रेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आएगा। रिड्यूस डायस्टोलिक फिलिंग रेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्टीनोसिस है, ब्लड अपने नॉर्मल फ्लो के साथ अपना उसका रास्ते में हिंड्रेंस है, उसका रास्ता बहुत छोटा हो गया है तो टोटली जितना ब्लड आना चाहिए तो वो नहीं आएगा तो डायस्टोलिक फेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। से डॉपलर के अंदर भी हमें प्रेशर ग्रेडियंट नजर आएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, कार्डिक कैथेटराइजेशन करेंगे इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, माइट्रल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है ना वो हमारे पास कार्डिक कैथेटराइजेशन के ज़रिए मैयर हो पाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब हमने डायग्नोस तो कर लिया, हमें पता भी चल गया पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस हुई भी, हमने उसकी पैथोजेनेसिस भी देख ली, इन्वेस्टिगेशन भी देख ली, साइन एंड सिम्पटम्स भी देख ली। एंड अब हम इस पेशेंट को मैनेज किस तरह करेंगे? जो हमारे पास प्रोटोकॉल होगा वो ये होगा कि हमने पेशेंट का रेट कंट्रोल करना है, रिदम कंट्रोल करना है, पल्मोनरी प्रेशर को मेनटेन करना है और एंटीबायोटिक्स देनी है। ठीक है, रेट को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारे पास मेनली जो है ना वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, डाइजॉक्सिन होता है, कैल्शियम एंटागोनिस्ट होते हैं। को कंट्रोल करने के लिए भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं कि क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो एरिथमियाज की प्रिवेंशन में रोल प्ले करते हैं। पल्मोनरी प्रेशर मेंटेनेंस के लिए, पल्मोनरी वीनस कंजेशन जो हो रही है उसके लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं ताकि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कम से कम हो। एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी भी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी डैमेज होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन होने के चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओवरसीज़ करने के चांस होते हैं। दैट्स वाई हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो हमारा पेशेंट है वो किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ मूव ऑन ना करे, उसकी जो कंडीशन है वो वर्स ना हो। हमारे पास मेजर है जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट है माइट्रल स्टेनोसिस का, वो बेसिकली क्या है, माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी एंड माइट्रल रिप्लेसमेंट।
यानी कि आप माइट्रल वाल्व को ही रिप्लेस कर दें। जब माइट्रल वाल्व को रिप्लेस कर देंगे कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होने लग जाएंगी। ये हम जो है प्रोसीजर ऑफ चॉइस करते हैं अगर हमारे पास स्वेयर माइट्रल स्टेनोसिस मिल रही है। आई होप सो आई हैव क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग माइट्रल स्टेनोसिस। अगर मुझसे थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं तो आप भी मुझे गाइड कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।